अस्सलाम वालेकुम डियर फैंस। आज हम देखते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर और इनकी बेसिक टाइप्स की तरफ हम चलेंगे। देखिए, सबसे पहले एंजाइम्स क्या हैं। एंजाइम्स और प्रोटीन्स दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बड़े ही इंपॉर्टेंट, बड़े ही इजी किस्म की डेफिनेशन दी गई है। एंजाइम्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देती हैं। कैसे बढ़ाती हैं? ये नेसेसरी कंडीशन है बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। उस केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके किसी भी रिएक्शन की को स्पीड अप करना, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देने वाली प्रोटीन्स एंजाइम कहलाती हैं। सो दे कैटलाइज नियरली ऑल द केमिकल रिएक्शंस। ये तकरीबन तमाम केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करवाती हैं। कैटलाइज करवाना मीन्स एंड तक पहुंचाना, कंप्लीट करवाना, जो काम हो रहा है उसे कंटिन्यू रखना। टेकिंग प्लेस इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये अमूमन जानदारों के जिस्मानी सेलों के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं और जिस्मानी सेलों के केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करवाते हैं, मुकम्मल करवाते हैं। तो अमूमन जिस्मानी सेलों के अंदर दे आर नॉट ऑल्टर्ड आर कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब रिएक्शन चल रहा होता है ना ये ख़त्म होते हैं और ना ही ये मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल होते हैं, बट दे आर रीयूजेबल। तो ये बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं। याद रखिए, एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहलाते हैं कि ये जानदारों के सेल के अंदर, जानदारों की ज़िंदगी के अंदर या ऑर्गेनिक लाइफ के अंदर रिएक्शंस को तेज़ करने की भरपूर अहलियत रखते हैं। जो रिएक्शन कई दिनों के अंदर तय पाना होता है वो कई सेकंड और कई मिनट्स के अंदर इन प्रोटीन, इन एंजाइम, इन कैटलिस्ट की मौजूदगी में कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर इनकी इम्पोर्टेंस दी गई है। एंजाइम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म, डायग्नोसिस एंड थेरेप्यूटिक्स। तो एंजाइम अमूमन हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, चाहे वो डाइजेशन का मेटाबॉलिज्म हो, रेस्पिरेशन का हो, फोटोसिंथेसिस का हो या अदर बॉडी मेटाबॉलिज्म हो, सब के लिए एंजाइम का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़। मुख्तलिफ बीमारियों की तशख़ीस करने के लिए भी एंजाइम का होना ज़रूरी होता है। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दे आर मच इम्पॉर्टेंट इन थेरेप्यूटिक्स। तो मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए भी, एक तरफ है डायग्नोसिस, बीमारियों का पता चलाना, तशख़ीस करना, साथ ये बीमारियों के थेरेप्यूटिक्स, इलाज के लिए भी एंजाइम ही इस्तेमाल किए जाते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस आर एंजाइम कैटलाइज्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तमाम किस्म के बायोलॉजिकल रिएक्शन तमाम ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर एंजाइम ही कैटलाइज करवाते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लेवल ऑफ एंजाइम इन ब्लड और ऑफ डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंट। हमारे ब्लड के अंदर एंजाइम का लेवल डायग्नोस्टिकली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बीमारियों को तशख़ीस करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मिसाल के तौर पर इट इज़ अ गुड इंडिकेटर इन डिजीज़ सच एज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जैसा कि हार्ट अटैक की बीमारी है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये हार्ट अटैक को कहा जाता है। हार्ट अटैक की बीमारी के लिए ब्लड के अंदर एंजाइम का लेवल इंडिकेटर के तौर पे काम कर सकता है। एंजाइम कैन बी यूज्ड थेरेप्यूटिकली सच एज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो डाइजेशन के अंदर गड़बड़ आ जाए तो इलाज के तौर पर बीमारी को दुरुस्त करने के लिए भी डाइजेस्टिव एंजाइम ही इस्तेमाल किए जाते हैं। नो, एपो एंड होलो एंजाइम, ये दो मेजर कैटेगरीज हैं एंजाइम की, कंप्लीट एंजाइम की, इनकम्प्लीट एंजाइम की। साथ एक्टिव एंजाइम या इनएक्टिव एंजाइम की दो मेजर कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हम एपो एंजाइम को देखते हैं। द एंजाइम विदाउट इट्स ओन नॉन प्रोटीन मायोटी इज टर्म्ड एज एपो एंजाइम एंड इट इज़ इनएक्टिव। वो एंजाइम जिसकी प्रोटीन के साथ कोई नॉन प्रोटीन मैस नहीं होती, only and solely protein part of enzyme is present, उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं। और ये अमूमन इनएक्टिव होता है, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं हमें मिलता। तो याद रखिए कि एपो एंजाइम सिर्फ प्रोटीनिशियस पार्ट, प्रोटीन पर मुश्तमिल एंजाइम का हिस्सा होता है। सिर्फ एंजाइम की प्रोटीन को हम एपो एंजाइम कह सकते हैं, इसमें कोई नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होता।
तो ये इनएक्टिव भी होता है। होलो एंजाइम को तरफ चलते हैं। होलो एंजाइम इज़ एन एक्टिव एंजाइम विद इट्स नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। तो होलो एंजाइम ऐसा एंजाइम है जिसमें उसकी अपनी प्रोटीन भी होती है, साथ उसके नॉन प्रोटीन मायोटी भी होती है। मायोटी मीन्स मैस मटेरियल, तो नॉन प्रोटीन पार्ट्स भी होते हैं, यानी प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन दो को इकट्ठा करें तो होलो एंजाइम बनता है। और होलो एंजाइम यूजुअली एक्टिव एंजाइम होता है, ये बहुत ही फंक्शनल होता है। यहाँ स्केच भी हमें दिखलाया गया है लेफ्ट पार्ट पर। अब फर्स्ट स्केच देखें, डायग्राम आप नोट करें। इट्स एन एपो एंजाइम के ओनली ब्लू कलर के अंदर प्रोटीन पार्ट दिखलाया गया है, इसमें कोई किसी किस्म का नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं है। जबकि आप राइट साइड पर देखें, प्रोटीन पार्ट के ऊपर रेड कलर की सबस्ट्रेट दिखलाई गई है और सबस्ट्रेट के नीचे हमें लाइट ब्लू कलर के अंदर शेड करके दिखलाया गया है, इसका नॉन प्रोटीन पार्ट भी हमें दिखलाया गया है। सो दिस इज़ होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम बड़ा एक्टिव एंजाइम होता है। यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट टर्म्स टू अंडरस्टैंड बायोकेमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स एंड एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। द फर्स्ट टर्म इज कोफैक्टर. Cofactor is a non-protein chemical compound that is bound to an enzyme and is required for catalysis. This is important. Cofactor एक non-protein पार्ट होता है और एंजाइम के साथ बाउंड होता है। इसलिए बाउंड होता है कि ये एंजाइम के कैटालाइसिस के लिए, केमिकल रिएक्शन को मुकम्मल करवाने के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर ये नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम के साथ अटैच ना हो, एंजाइम एक्टिव नहीं हो पाएगा, एपो एंजाइम रह जाएगा और केमिकल रिएक्शन को प्रॉपरली एंड नहीं कर सकेगा। याद रखिए यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। नॉट दिस कोफैक्टर इज इधर बॉन्डेड टाइटली और लूजली। पहली शर्त ये है कि ये या तो टाइटली अपनी प्रोटीन पार्ट के साथ कोफैक्टर अटैच होता है, या फिर दूसरी शर्त है कि ये नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कोफैक्टर अपनी अपने एंजाइम के साथ लूजली अटैच होता है। स्ट्रांगली भी अटैच हो सकता है, लूजली भी अटैच हो सकता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कोफैक्टर, फर्स्ट इज कोएंजाइम एंड अदर इज प्रोस्टैटिक ग्रुप। लेट्स से व्हाट आर कोएंजाइम्स। So these are non-protein components loosely bound to apoenzyme by non-covalent bond. तो बहुत ही आसान सी डेफिनेशन दी गई है। कोएंजाइम अमूमन एंजाइम के नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं, नॉन प्रोटीन हिस्से होते हैं जो किसी भी एपोएंजाइम के साथ ढीले ढाले अंदाज से अटैच होते हैं बाय नॉन कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के अलावा कोई भी वीक किस्म का बॉन्ड हो सकता है जिसकी मदद से ये अटैच होते हैं। तो कॉमन एग्जांपल विटामिन हैं या विटामिन से ड्राइव किए जाने वाले कंपाउंड्स हो सकते हैं। सेकंड इज prostatic group, the non-protein component tightly bound to apoenzyme by covalent bonds. This is important. Prostatic group में भी अमूमन नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं मगर ये अपने एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्डेड होते हैं। और किस बॉन्ड के ज़रिए टाइटली बॉन्डेड होते हैं? थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स। तो अगर किसी भी एंजाइम के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट कोवलेंट बॉन्ड बनाकर स्ट्रांगली टाइटली बॉन्डेड हो जाता है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप में बहुत सारे मेटालिक कैटाइंस होते हैं, लाइक कैल्शियम, लाइक कॉपर, लाइक मैंगनीज, इसके अलावा फ्लेमिन, हीम ग्रुप्स, ये सब के सब प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की कॉमन एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को मेंशन किया गया है कि एंजाइम की स्ट्रक्चर सिंपल भी हो सकती है जो ओनली प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होगी, बाज़ औक़ात कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है जिसमें होलो एंजाइम शामिल होते हैं। होलो एंजाइम में प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होता है। नॉन प्रोटीन पार्ट अमूमन कोफैक्टर कहलाता है। अगर एंजाइम की प्रोटीन के साथ कोफैक्टर अटैच होता है तो उसे होलो एंजाइम कहा जाएगा। जबकि दूसरे एंड पर है एपो एंजाइम, इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच नहीं होगा, सिर्फ प्रोटीन अवेलेबल होती है। साथ ही कोफैक्टर लिखे गए हैं, यानी होलो एंजाइम को कंप्लीट करने वाले
पार्ट्स दिए गए हैं। तो कोफैक्टर दो तरह से हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स और कोएंजाइम्स। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप यूजुअली स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और एटम्स, अमूमन ये इनऑर्गेनिक भी होते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं, कभी तो एक एटम होता है या फिर ये कंप्लीट मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो अदर कैरेक्टर ऑफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज मेंशन्ड हियर, दैट इज यूजुअली टाइटली बाउंड टू द एपोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप अमूमन अपने एपोएंजाइम के साथ टाइटली बॉन्डेड होते हैं। तो कोएंजाइम्स की तरफ चलते हैं। दे आर लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये लार्ज साइज़ के और ऑर्गेनिक होते हैं। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं वो ऑर्गेनिक नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक होते हैं। कोएंजाइम्स हमेशा अपने एपोएंजाइम के साथ लूजली बॉन्डेड होते हैं, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप्स लूजली नहीं, अपने एपोएंजाइम के साथ टाइटली बॉन्डेड होते हैं। हमारे आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही है। हमारी वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगले लेक्चर के मुंतज़र रहें। हम आपके साथ हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।